हेलो एवरीवन, स्टडी IQ चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS3 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे। काफ़ी रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, इसमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बार। स्पेशली अगर अभी हमने देखा कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी फॉर दिस राइटिंग, तो उसमें हम बात करते हैं कि हम लोकल एंड ग्लोबल को मर्ज करेंगे। इसका मतलब है हम लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को पुश करने के साथ ही ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उनको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ऐसी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो करोड़ों लोगों को ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जितनी सक्सेसफुल या जितनी आप बोल लो कि इफ़िशिएंट होनी चाहिए, उतनी इफ़िशिएंट है नहीं। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, इन सब के बारे में देखते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद इसका आंसर और इसके साथ ही अगर आपको यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं little_simple_बुद्धा पे। तो इसके साथ ही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज सम डीप रूटेड प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड विद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। डिस्कस द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ डीप रूटेड प्रॉब्लम है। डीप रूटेड प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आज की प्रॉब्लम नहीं है, आज पिछले 5-10 सालों में प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये प्रॉब्लम है पिछले 1 दशक 2 दशक से प्रॉब्लम चल रही है। इसमें इसको एड्रेस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए भी हमको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन की बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई पॉलिसी ली, आज कोई आपने कुछ इंसेंटिव चला दिया जिसकी वजह से एक टाइम के लिए चलो ठीक है प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। हमको इसमें लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय तक का सस्टेनेबल सोल्यूशन, जो ऐसा नहीं है आके वापस से प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, जो अपने आप सस्टेनेबल सोल्यूशन क्रिएट करे, ऐसा हमको इसमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें चैलेंजेस क्या है और सोल्यूशंस क्या है, इन दोनों के बारे में हमको डिस्कस करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का हम यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कितना उसका GDP में परसेंटेज है, कितना उसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, कितने लोगों को वो एम्प्लॉय करती है। छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये है। उसके बाद में हम बात करेंगे चैलेंजेस की, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इसमें भी ना आपको डोमेस्टिक चैलेंजेस मिलेंगे और आपको इंटरनेशनल चैलेंजेस मिलेंगे। डोमेस्टिक चैलेंजेस में क्या हो सकता है, जैसे कि आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, आपका जो मशीन्स हैं वो पुरानी है, आपका जो लेबर है वो ट्रेंड लेबर नहीं है, आपका जो यार्न होता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं, कॉटन होता है, उसका अच्छा यार्न तो हम इंपोर्ट कर देते हैं और जो अच्छा नहीं रहता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, उससे हम कपड़े बनाते हैं। दूसरा, हमारा इसमें वैल्यू एडिशन नहीं है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ कि मानो आपने, इसको अच्छे से समझना, देखो जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉटन होती है, कपास होती है, उस कपास रुई जिसको बोलते हैं, तो उसके जो फ्लावर होता है उसको निकालते हैं, उसमें से वापस से हम ऐसे कॉटन निकालते हैं। इस कॉटन को हम धागे में कन्वर्ट करते हैं जिससे बोलते हैं यार्न। अब हम क्या करते हैं, इस धागे को सेल कर देते हैं, इस धागे को हम बाकी बड़ी कंपनीज को, बड़ी कंट्रीज को बेच देते हैं। अब वो कंट्री क्या करेगी, इस धागे से कपड़ा बना के, या तो धागा बेच दिया हमने या फिर इस धागे से कपड़ा बना के, इन दोनों को, धागे को या कपड़े को हम बाहर बेच देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर एक्सपोर्ट वाली कंट्रीज क्या करती हैं, इसको खरीदा उन्होंने, उसका शर्ट या जो भी कपड़े वपड़े गारमेंट्स वगैरह है वो बनाए, फिर उन गारमेंट्स को वापस लाके इंडिया में बेच दिया। तो वैल्यू एडिशन नहीं हुआ ना। जितनी मेहनत थी वो तो यार्न और कपड़ा बनाने में होती है, उसके बाद गारमेंटिंग तो कोई भी कर देता है, गारमेंटिंग इतना टफ जॉब नहीं है, वो वैल्यू एडिशन है। तो इंडिया में इस चीज़ की कमी है कि हम ना गारमेंट्स नहीं बनाते हैं, वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो ये काफ़ी मतलब सीरियस इशू है, इसकी वजह से अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रॉफिट में भी नहीं आता है।
तो डोमेस्टिक के साथ इंटरनेशनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि जो इंडिया, जो वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, ये ऐसी छोटी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, जो इंडिया को कम्पीट कर रही हैं। इनकी वजह से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए या इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम होता चला जाता है और वो उसकी तरफ चला जाता है। इसके साथ ही कुछ इश्यूज़ भी हैं, जैसे चाइना का इशू है। चाइना अपना जो रद्दी माल है वो इंडिया में डाल देता है, चीप प्रोडक्ट बेचता है, तो उसकी वजह से भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। तो चैलेंजेस की बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ताकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वापस रिवाइव हो सके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। देखो, इसमें काम करने के लिए ना आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए होता है का मतलब है कि ये जो लोकल लोग होते हैं, जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं या जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, उनको अच्छे से ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देती है। और दूसरा, ये काफ़ी वेल स्प्रेड इंडस्ट्री है, मतलब आपको इंडिया के हर पार्ट में इंडस्ट्री मिल जाएगी। साथ ही में अगर वैल्यू एडिशन की बात करोगे तो घर में हमारी मम्मी भी अगर सिलाई करती है तो दैट इज़ ए वैल्यू एडिशन। तो इस तरह का इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। तो इस पे ध्यान देना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें कंटेक्स्ट देखो क्या है कि जब कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ है उसमें कंट्री ने सेल्फ रिलायंस की बात करी है, रिलायंस की, कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, तो इस आत्मनिर्भर में एक स्ट्रेटजी डेवलप है कि इंडिया की इकोनॉमी को रीबूट करना है। ठीक है, अभी तो स्टैग्नेशन की वजह से अभी तो हम पूरा इंडियन इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है। तो यहाँ पे रीबूटिंग की बात है, हमको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं, जो सेल्फ एंटरप्रेन्योर, जो स्मॉल बिजनेसेस है, उन सबको रिवाइव करना पड़ेगा। तो इसमें इंडिया की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, कॉटन इंडिया की बहुत टाइम से, याद करो हिस्ट्री के लेसन्स जब हमने पढ़े थे कि यहाँ से जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉटन को या फिर यार्न को लेके जाते थे ब्रिटेन के अंदर, वहाँ से क्लोथ्स बना के इंडिया में लाके बेचते थे। ठीक है, और इंडिया की कॉटन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी, एक्सीलेंट क्वालिटी में आती है। तो हमारी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, इसको हमें एज ए नेशन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो गवर्नमेंट को, हालांकि जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो उसमें हम बात करते हैं कि लोकल को ग्लोबल से मर्ज करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे सेक्टर जो ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट है उनको अगर थोड़ी बहुत मदद दी जाए तो वो ग्लोबल मार्केट में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। उनको इग्नोर नहीं करना है। और उनमें से टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा ही सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत पुराना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का पुराना है। और ये फैक्ट है कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी कंपटीशन जूझना पड़ रहा है वियतनाम, बांग्लादेश जैसे ग्लोबल प्लेयर से। छोटी कंट्रीज़ हैं, छोटे ग्लोबल प्लेयर्स हैं, लेकिन काफ़ी टफ कंपटीशन दे रही हैं इंडिया को। इस सेक्टर में काफ़ी डीप रूटेड इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। उसके साथ ही एड्रेस कैसे करना है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिवाइव करना है इसका, इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले आइडेंटिफाई करें चैलेंजेस को। तो उसके पहले इंट्रोडक्शन में ना हमको थोड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का सिग्निफिकेंस लिखना है। एक तो सबसे पहले देखो, इंडिया का 7% मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट है, आउटपुट है, वो टेक्सटाइल से आता है, लेकिन ये पूरी कंट्री का सिर्फ 2% ऑफ द जीडीपी को ही कंट्रीब्यूट करती है। इसके साथ ही 12% ऑफ एक्सपोर्ट को और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ये इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, तो इसकी महत्वता बहुत है, लेकिन इसकी इफ़िशियंसी कम है। इंडिया कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पूरे ग्लोब का 25% प्रोड्यूस करता है। अभी देखो आप यहाँ पे देखो कॉन्ट्रडिक्शन देखो, पूरे वर्ल्ड का 25% कॉटन, और वो भी बढ़िया क्वालिटी वाला कॉटन इंडिया प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ 2%। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है चाइना के बाद में, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैन मेड फाइबर पॉलिस्टर और विस्कोसिस का है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो मतलब यहाँ पे हम दोनों बात कर रहे हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। टेक्सटाइल में दोनों चीज़ें आती हैं। देखो, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ जो कॉटन बनता है या जो खादी बनता है वही टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल इज एवरीथिंग, जो भी कपड़ा बनता है, ठीक है, वो सब है। तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल, मैन मेड फाइबर की भी बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट बोथ। अगर आप दोनों की बात करते हो तो यहाँ पे आपको +1 मार्क्स मिलता है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जो हैं जब भी टेक्सटाइल की बात करते हैं वो कॉटन की ही बात करते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करते हो इसमें मैन मेड फाइबर की, तो दैट इज़ एन एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर यू।
तो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लेबर हमारे पास अवेलेबल है, कॉटन हमारे पास अवेलेबल है। तो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो हाईली फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, डोमिनेटेड अनऑर्गेनाइज्ड, छोटी छोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खुली हुई है हर जगह पे, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, और वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फॉर्मल इंडस्ट्री में नहीं आती हैं। दूसरा मेजर है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। इंडियन टेक्सटाइल की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करी है। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में क्या है कि एक तो प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है, और दूसरा इफ़िशियंसी कम आती है, वेस्ट मटेरियल ज़्यादा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है, तो उसकी वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, प्रोडक्शन भी कम होता है। तो ये सारे इसमें चैलेंजेस हैं। मार्केट रियलिटी भी है कि इंडिया ने जिस तरीके से इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये डोमेस्टिक इश्यूज़ के साथ ग्रेपल कर रही है, जैसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लेबर लॉज इतने इनफ्लेक्सिबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, जो फैक्ट्रीज हैं वो इतनी टूटी फूटी सी हैं, अपडेटेड नहीं है, फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। इसके साथ ही ग्लोबल पॉलिसी ऑल्सो, जैसे WTO का एग्रीमेंट जो है सब्सिडीज़ एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स पे, उसमें कंट्रीज़ को क्या करना होता है कि जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ हैं, अगर जैसे मान लो कि हमारे यहाँ का सामान है 100 रुपये का, तो हमने क्या बोला कि यार दूसरी कंट्री में जाके बेचेंगे, जैसे मान लो कि हमको मैक्सिको में बेचना है, तो हमने क्या करा कि नहीं हम इस पे एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देंगे, तो हमने सब्सिडी दे दी इस पे और उसको 90 रुपये का कर दिया और फिर इसे मैक्सिको में बेचा। तो अभी मैक्सिको में ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ इंडिया ही सामान बेच रही है, मान लो कि USA बेच रहा है, चाइना बेच रहा है, तो चाइना ने नहीं दी सब्सिडी, चाइना का माल 100 रुपये का आ रहा है, तो चाइना यहाँ पे इशू क्रिएट करेगा। तो WTO ने एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर में ये बोला कि आप जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज देते हो, जो आप 100 रुपये का माल सब्सिडी दे के 90 रुपये में एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, इसको बंद करो, इसको बंद करो। तो इसकी वजह से एक ये है। फिर इंडिया अंडर प्रेशर है कि ये एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ कर दे टेक्सटाइल में बाय 2018। इसकी वजह से जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम MEIS, ये आपने डेफिनेटली इसमें पढ़ा है प्रीलिम्स में, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, ये अफेक्ट हो जाएंगे इसकी वजह से। फ्री ट्रेड पैक्ट है, इसकी वजह से भी इशू है, क्योंकि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है, उसमें क्या होगा कि जो बांग्लादेश है, जो इसकी मेंबर कंट्रीज है, उनको जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। तो इसकी वजह से हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको टफ कंपटीशन मिलेगा। अभी उनका मार्केट, उनका जो माल है वो भी फ्रीली आएगा यहाँ पे। रीसेंट रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट है, GST का इम्पैक्ट अभी तक देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल एंड माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस एंटिटीज़ हैं, तो इनको डिमोनेटाइजेशन का, GST का, बैंक रिस्ट्रक्चरिंग का, इन सब का बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा था। तो वो अभी भी रिपल फैक्टर इन पे दिखाई देता है। टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि गारमेंट एक्सपेंसिव है, इसकी वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट अनकॉम्पिटेटिव हो जाते हैं। ग्रोथ काफ़ी स्टेगनेंट है, स्टेगनेंट ग्रोथ होने के काफ़ी सारे रीजंस हो गए, लेबर हो गया है, डोमेस्टिक इश्यूज हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, लेबर लॉज हो गए हैं, आप नाम लो, इनके वजह से स्टेगनेंट एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट में भी बढ़ नहीं रहा है। लेक ऑफ स्केल भी है, इंडिया में ऑन एन एवरेज 100 मशीन है, विच इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश। और बांग्लादेश कितनी छोटी और हमसे कम डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी जहाँ पे 500 मशीन पर फैक्ट्री है और इंडिया में कितनी है, 100 मशीन पर फैक्ट्री है। तो लेक ऑफ स्केल का फ़र्क पड़ता है। फिर लेक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, चैलेंजेस हैं ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ना इन सब चैलेंजेस की वजह से इतने एनर्जेटिक नहीं है कि यार हम इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं क्या, वो सारा अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बांग्लादेश या वियतनाम की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। और फिर इंडिया के जो लेबर लॉज हैं वो काफ़ी इनफेमस हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हालांकि उसमें सुधार लाए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी टाइम लगेगा उसका पूरा रिजल्ट हमको देखने में। तो क्या मेजर्स लिए गए हैं इसको, हम बात कर लें कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मेजर्स, सस्टेनेबल एड्रेस करना है हमको, सोल्यूशन करना है, तो क्या करा गया है। स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, स्कीम में क्या है कि टेक्सटाइल क्लस्टर्स या लोकेशंस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, उनको स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है, एक ऐसा क्लस्टर बनाया जाएगा इंडस्ट्रीज़ का या लोकेशंस का जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन करेगी। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होगी। प्राइवेट कंपनीज में जनरली ये माना जाता है कि दे हैव ए बेटर इफिशियंसी एंड आउटपुट अच्छा आता है, तो उनको भी इंटरवीन करने का बोला जाएगा।
सिल्क समग्र क्या होगा कि इसमें इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री है, सिल्क वर्म ब्रीड को इम्प्रूव करा जाएगा। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ताकि हम अपनी कंट्री को टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर की पोजीशन पे लेके आ सकें। इसमें क्या होगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल इन वेरियस फ्लैगशिप मिशंस, स्ट्रेटेजिक सेक्टर एज एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, इन सब के अंदर इन सबको प्रमोट करा जाएगा। पावर टेक्स इंडिया स्कीम, इसमें क्या होगा कि जो इकोनॉमिकली वीक लो एंड पावर लूम्स हैं, दो तरह के होते हैं, हैंड लूम्स होते हैं एंड पावर लूम्स होते हैं। तो जो पावर लूम्स हैं उनको मॉडर्नाइजेशन करा जाएगा और उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और हमारे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए थ्रू मेक इन इंडिया जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लाया जाएगा। ये क्वेश्चन मेंस में, सॉरी ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट किस में था, और ये सब कुछ हमने प्रीलिम्स में पढ़ा है। पावर टेक्स इंडिया स्कीम देख लो, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन देख लो, ये सब कुछ प्रीलिम्स में आपने पढ़ा है। तो जो प्रीलिम्स में पढ़ा है उसी को कंसोलिडेट करके यहाँ पे लिखना है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, इसमें क्या होगा कि लाइफ, एक्सीडेंटल, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, इन सब ये जो 15 से 59 साल के जितने भी वर्कर्स हैं हैंडलूम में काम करने वाले, इन सबको लाइफ, एक्सीडेंटल, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाएगा। बीमा के नाम से ही पता चल रहा है। इसके साथ ही जूट आई केयर, इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज फॉर जूट, ये 2015 में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, जिसमें जो जूट कल्टीवेटर्स को जो डिफिकल्टीज फेस होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए उनको फिर क्या करा कि सर्टिफाइड सीड दिए गए सब्सिडाइज रेट पे, उनको सीड ड्रिल करी गई टू फैसिलिटेट द लाइन सोइंग ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, nail weeders to carry out periodic weeding, and the popularizing several newly developed rating technologies, different technologies जूट के कल्टीवेशन में इंट्रोड्यूस करी गई ताकि जूट का कल्टीवेशन भी इंक्रीज हो सके। दैट ऑल्सो कम्स अंडर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओनली। एंड देन साथ ही सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। छोटी इंडस्ट्रीज के पास क्या होता है ना कि देखो पैसा नहीं होता है, और पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है इंडस्ट्री में। इनके पास पैसा नहीं है तो ये टेक्नोलॉजी को नहीं ला सकते, ये बड़ी बड़ी हाई टेक्निकल मशीन्स नहीं ला सकते, क्योंकि इसके लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, इनको प्रोवाइड करती है कि एनर्जी एफिशिएंट पावर लूम्स प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उनकी जो मोटर्स, रेपर किट्स वगैरह हैं, इन सब के लिए कोई नो अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लगेगी। इसके साथ ही एडिशनल मेजर्स क्या हैं, ये तो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं कि ये स्कीम्स लाई गई हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि यह जो एक्सपोर्ट स्पेसिफिक सब्सिडी है ना, इसको हटा के, क्योंकि वो ऑलरेडी WTO के नॉर्म को वायलेट कर रही है, आपको ना रीजनल और क्लस्टर सब्सिडीज पे ध्यान देना होगा। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करो आप, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का भी स्किल डेवलप करो। इसके साथ ही इन सब से बेनिफिट होगा प्रोड्यूसर को। तो अपने यहाँ भी जब हमारा खुद का डोमेस्टिक मार्केट इतना अच्छा है, जब हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो एक पॉइंट पे हमको एक्सपोर्ट सब्सिडी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया में जो कॉटन एंड मैन मेड फाइबर है, जो पॉलिस्टर की हम बात कर रहे थे, उनमें टैक्स ट्रीटमेंट काफ़ी डिफरेंट है। तो इसकी वजह से इसको यहाँ पे फाइबर न्यूट्रलिटी लानी चाहिए ताकि दोनों इंडस्ट्रीज़ में बूस्ट हो, ताकि दोनों इंडस्ट्रीज़ को पुश मिले। टोटल टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जो है वो अराउंड 75% है, और यहाँ पे अभी हमको ज़रूरत है कि हम ग्लोबल कंजप्शन पैटर्न के हिसाब से अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करें। फैशन एक ऐसी चीज़ है ना, हर दिन बदलती है, लेकिन कपड़ा उसमें सेम रहता है। तो फैशन के अकॉर्डिंग गारमेंट्स बनाना, वैल्यू एडिशन करना, दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल बात हो सकती है वो। इसके साथ ही जैसे वुमेन है, दे शुड बी अलाउड टू वर्क इन 3 शिफ्ट्स, ताकि और उनके साथ ही उनके सेफ्टी गार्ड्स लेने चाहिए। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों बढ़ सके। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ ही ये ज़रूरी है कि जो लेबर काम करती है, लेबर को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेबर का भी स्किल ट्रेनिंग होना चाहिए। इसके साथ ही गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि वो वेरियस ट्रेड एग्रीमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे बांग्लादेश और वियतनाम है, इनके साथ ये अपने एग्रीमेंट्स रखें ताकि जो बिग एपरल मार्केट्स है ना, उनमें एक्सेस मिल सके। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश और वियतनाम में इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट का फ़ायदा उठाए, हमको भी बराबर उनके डोमेस्टिक मार्केट का या उनके प्रोडक्शन का बराबर फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड गवर्नमेंट को ये चीज़ वापस देखनी चाहिए कि फाइबर न्यूट्रलिटी की आप बात करो, जो आप बात कर रहे हो ना कि यार नेचुरल एंड जो
आर्टिफिशियल फाइबर है, दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट का टैक्स लग रहा है, उसको हटा के ट्रेड एग्रीमेंट अपॉर्चुनिटीज पे देखो। डोमेस्टिकली हमको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि पिछले कुछ टाइम से अभी चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, चाइना से शिफ्ट हटके वियतनाम और बांग्लादेश पे जा रहा है। वियतनाम और बांग्लादेश दो छोटी कंट्रीज है, इंडिया के मुकाबले में काफ़ी कम डेवलप्ड है, लेबर भी कम है। तो यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है कि चाइना जो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है उसको ग्रैब कर ले। तो यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि हमको कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा वो, हमको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमारी खुद की सुधार लाना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा, और तभी ऑटोमेटिकली इंश्योर होगा कि इंडिया आत्मनिर्भर है इन एपरल एंड टेक्सटाइल ऑल्सो। काफ़ी लंबा सा कंटेंट लग रहा होगा कि काफ़ी, लेकिन जब आप इसमें पॉइंट्स लिखोगे ना तो आपको इनमें से आधे पॉइंट एक तो याद रहेंगे, और दूसरा आप इतनी लंबी लाइन्स भी नहीं लिखोगे तो कंटेंट लिखने में ज़्यादा नहीं होगा। सो व्हाट यू डू इज़ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का इंट्रोडक्शन दो, उसके साथ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। इसके साथ ही सोल्यूशन दो, सोल्यूशन में दोनों लिख दो, इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट एंड अदर सोल्यूशंस। थोड़े थोड़े जितने भी आपको याद रहते हैं लिखो, और आगे वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन यहाँ पे लिख दो। सो इस तरीके से पूरा एक आंसर बन जाएगा। राइट दिस आंसर, सेंड दिस आंसर टू मी ऑन द little_simple_buddha, या फिर आप स्टडी IQ के email doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हो। इसके साथ इस क्वेश्चन का PDF जो है वो आप मेरे इंस्टाग्राम में बायो पे मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद एंड टेक केयर।